नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गंगा को वैसे तो जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी तबाही की कगार पर पहुंच गई है। गांव के गांव पानी में समाते चले जा रहे हैं। लोग राहत कार्य के लिए कैसे इंतजार कर रहे हैं और क्या उनकी हालत हो रही है, देखिए। बिहार में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा, लेकिन बाढ़ के मारों की जिंदगी तो पटरी से ही उतर गई। जीवन देने वाली गंगा की लहरों ने इस बार वैशाली के दियारा इलाके में कोहराम मचा दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिंदगी पानी पानी हो चुकी है। जड़ुआ चक मोहम्मद चिश्ती गांव, जो कि हाजीपुर से बेहद करीब है, और आप देख सकते हैं कि सामने गांधी सेतु पुल है, और इस पुल को जो मुख्य सड़क से जो गांव को जोड़ती है, वो सड़क का ये हालत आप देख रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से लोग बाग जो है हमारे साथ हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? सिंहेश्वर दास जी हैं। और आपका नाम? गंगा दास। देखिए, गंगा दास गंगा में खड़े हैं, गंगा का पानी है ये। केले की खेती के लिए मशहूर इस इलाके में केले समेत सभी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के पास न रहने का ठिकाना है और न ही खाने पीने का। लोग गांव से निकलकर ऊंचाई वाली जगहों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। गंगा मैया का दिया दर्द गंगा मैया के ही गीतों में ढलकर बह रहा है। 8वें महीना माई गर्भ में तू राखलू, 8वें महीना माई गर्भ में तू राखलू, 9वें महीना माई जन्म हम के दिहलू, माई ऐसन केहू न है मैया। तो वैसे कम हो रहा है, लेकिन जो पीड़ा इस गाने में सुनाई देती है वो दियारा के लोगों की पीड़ा है। और जो लोगों ने भोगा है 15 दिनों तक जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित होकर, और आशा है कि गंगा मैया ये गाना सुन के फिर दोबारा इस तरह से अपने भक्तों को परेशान नहीं करेंगी। अब जरा भागलपुर के नवगछिया का हाल देख लीजिए। इंसाफ का मंदिर यहाँ पानी में डूबा हुआ है। यहाँ कुछ दिनों पहले तक लोग अपनी गाड़ियों से आते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ लोग नाव से आ रहे हैं। नाव पर वकील साहब हैं, जज साहब हैं, तो साथ में कोर्ट के मुल्जिम भी। कोर्ट के गलियारों में कबर भर पानी भरा है। ऐसे में अदालत यहाँ शिफ्ट हो रही है। सरकारी फाइलों के साथ सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। बहुत ज्यादा हर साल यहाँ नहीं आती है। पिछले वर्ष में था, लेकिन इतनी बाढ़ नहीं आई थी। इस बार थोड़ी बाढ़ ज्यादा आ गई और न्यायालय के इर्द गिर्द काफी अतिक्रमण है। वाटर चैनल सब बंद है उस साइड से, तो एनएच के दोनों ओर से यदि पानी निकलते रहता तो कोर्ट में इतना पानी नहीं आता। दरअसल इस्माइलपुर के लक्ष्मीपुर के पास बांध टूटने की वजह से नवगछिया के नए इलाकों में पानी घुस गया। अदालत के साथ साथ दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये राघोपुर का तेरसिया इलाका है, जहां राहत सामग्री के लिए लूटमार चल रही है। वैशाली पुलिस यहां राहत सामग्री लेकर नावों से पहुंची थी। 15 दिन से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने जब राहत सामग्री देखी तो जैसे उनका सब्र टूट गया। राहत सामग्री के लिए लोग टूट पड़े, छीना झपट्टी शुरू हो गई। खाने के पैकेट लेने के लिए महिलाएं और बच्चे पानी में गिर रहे थे, तो इस अफरा तफरी में पुलिस वालों की नाव भी हिचकोले खाने लगी। पुलिस वाले भी गिरते पड़ते दिखे। गांधी सेतु के पास भी एक स्वयंसेवी संस्था ने ट्रक में भरकर राहत सामग्री भेजी, तो वहां भी खाने के पैकेट के लिए मारामारी मच गई। नवगछिया से राजीव सिद्धार्थ के साथ संदीप आनंद और सुजीत झा, वैशाली आज तक। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अब पानी उतर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे मुश्किलें खत्म हो रही हैं, क्योंकि गंगा वापस जाते वक्त अंबार गंदगी का वहां पर छोड़ रही है, और इसीलिए कई लोग जो बनारस के घाटों पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, वो निराश होकर लौट रहे हैं। बनारस में गंगा का गुस्सा कम हुआ। उफान हर घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से कम हो रहा है, लेकिन काशी वासियों की मुसीबतें कम होने की बजाय और भी बढ़ गई।
दरअसल बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंगा किनारे बसी कॉलोनियों में मिट्टी और गंदगी का अंबार लग गया है। 1.5 से 3 फीट तक मिट्टी जमा है। बदबू के मारे जीना मुहाल है। लोगों के लिए घरों और गलियों को साफ करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। मिट्टी हटाने के लिए अभी तक कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुई है। लोग खुद ही साफ सफाई में जुटे हैं। माँ गंगा बहुत तेजी से घट रही है, लेकिन साथ साथ में इतना मिट्टी छोड़ के जा रही हैं कि 4 फीट कम से कम घाटों पर मिट्टी लगा हुआ है। और सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं सफाई पर। 80 घाट पर सफाई भी तेजी से चल रहा है। हम लोगों ने घरों की सफाई अपने सहयोग से लोगों के साफ किया एक दूसरे का, लेकिन अब ये सड़क की स्थिति हम लोग के बस की तो है नहीं, तो इसलिए नगर निगम हम लोग की मदद करे। गंगा किनारे बदहाली का आलम है। गंदगी सुबह बनारस लिखे बोर्ड को मुंह चिढ़ा रही है। ये 80 घाट है जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फावड़ा चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। उसी 80 घाट पर मिट्टी का पहाड़ है। गंगा में स्नान करना मुश्किल है। स्वामी अन्नपूर्णा आश्रम ने दिन में 2 बार गंगा स्नान का नियम बना रखा है, लेकिन उन्हें भी निराश लौटना पड़ा। स्नान तो मुश्किल है क्योंकि 3-3.5 फीट मिट्टी गजी हुई है और जब तक ये मिट्टी साफ नहीं हो जाती स्नान हम लोगों का संभव नहीं है। बाराबंकी में तो एक गांव ही करीब करीब घाघरा की लहरों में समा गया। घाघरा किनारे बसे बाराबंकी जिले के खुज्जी गांव में करीब 80 घर घाघरा की गोद में समा चुके हैं। घाघरा की लहरों में घर डूबा, मंदिर और शमशान भी डूब गया। गांव का स्कूल लहरों की मार झेल नहीं पाया और जमींदोज हो गया। देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे पड़ने पर मजबूर हो गया। पिछले 12 अगस्त 2016 को घाघरा नदी का पानी इस गांव में घुसा था। नदी की कटान के चलते तमाम खेत और घर पानी में समा गए। सैकड़ों बीघा धान की फसल घाघरा की लहरों में डूब गई। जान बचाने के लिए गांव वाले परिवार के साथ सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। बाढ़ के मारे गांव वाले राहत की बाट जो रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी राहत इन तक नहीं पहुंची। सर कुछ साधन नहीं है। अच्छा, कोई साधन नहीं दिया है, प्रधान नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। हम लोग नल नहीं भी नहीं है और पानी के साधन परेशानी है, बिजली की परेशानी है, तेल भी नहीं मिलता है हम लोग के है। सरकारी जो मिल रहा था बाढ़ राहत सामग्री मिली आपको? कुछ नहीं मिला। क्यों? राशन मिला आपको? कुछ नहीं। तेलपाल मिला आपको? कुछ नहीं। कोई यहाँ सरकारी आदमी? कोई नहीं। ये हाल महज खुज्जी गांव का नहीं है। घाघरा ने इस साल बाराबंकी जिले में तो अपना रास्ता ही बदल लिया, जिसके चलते नदी किनारे बसे गांवों में तमाम घर और खेत घाघरा में समा गए। अनूप श्रीवास्तव के साथ रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। बाढ़ ने लोगों को बेहाल किया, लेकिन इंसानियत भी शर्मसार हुई। ये बनारस की खबर आपको दिखाते हैं, कैसे बाढ़ की वजह से एक परिवार परेशान था। उन्होंने एक शख्स के घर में पनाह ली जिसका घर जरा ऊपर के इलाके में था, लेकिन उस शख्स का बेटा किस तरह का निकला आपने देखिए। उस बच्ची के साथ उसने क्या कर दिया ये देखिए। इस मासूम लड़की की सिसकियों में इसका दर्द छलक रहा है। बाढ़ से तो इसका घर बर्बाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो इसके साथ हुआ उसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। वो लड़का आ गया, फिर हम बोले मत आ मत आ मत आ, हम कपड़ा बदल रहे हैं, तो हमको राउंड घर में घुमा दिया। हम भाग रहे थे, बाहर नहीं भागे क्योंकि मेरा कपड़ा पहने नहीं थे हम। फिर हमको घुमा दिया, फिर हमें जमीन में पटक दिया, हमारे साथ उल्टा सीधा काम किया। फिर वरुणा में उफान के चलते वाराणसी के सारनाथ का पुराना पुल इलाका पानी पानी हो चुका है। बाढ़ से बेहाल लोगों ने आसपास के इलाकों में शरण ले ली। इस लड़की के परिवार ने भी एक मकान के लॉन में शरण ले रखी थी। जिसने इस परिवार को पनाह दी, उसी के बेटे ने इस मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। बाढ़ आ गया तो मेरे घर में पूरा भर चुका था, तो उसके पापा ने मुझे मेरे फैमिली को बोले आइए मेरे घर में रहिए। हम तब उसी घर में रहने के लिए गए थे। हमने बाढ़ में हमारे घर डूब गल रहल, हम उनके राजेंद्र के घरे गए, वही बलात्कार हुआ। बलात्कार की शिकार इस लड़की के साथ परिवार के लोग थाने पहुंचे और बलात्कार का केस दर्ज करवाया। अभियुक्त राजेंद्र के विरुद्ध ये पंजीकृत किया गया है थाना सारनाथ पे और विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा। जिसने पनाह दिया उसी के बेटे ने इस लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर डाला।
इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के बाद बलात्कार का आरोपी लड़का फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा था, यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और इस महिला ने, जिसको पकड़ा गया है, 5000 लड़कियों को इस धंधे में धकेला था। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, इस सेक्स रैकेट के पीछे जो सरगना है उसकी हकीकत आपको हिलाकर रख देगी। जिस्म फरोशी के इन धंधेबाजों पर क्राइम ब्रांच ने जब छापा मारा तो सेक्स का पूरा सिंडिकेट सामने आ गया। चेहरों को रुमाल से ढके हुए ये जिस्म के वो सौदागर हैं जो लड़कियों को सेक्स के धंधे में धकेल रहे थे और जिस्म फरोशी का लंबा चौड़ा बिजनेस चला रहे थे। क्राइम ब्रांच ने जीबी रोड पर सेक्स रैकेट के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है। उसी गैंग के ये तीनों गुर्गे हैं। अब जरा इस गैंग के सरगना का चेहरा भी बेहद गौर से देख लीजिए। हल्की दाढ़ी वाला ये शख्स अफाक हुसैन है और बुर्का पहने चश्मा लगाए ये महिला सायरा बानो। लेकिन इनकी शक्लों पर मत जाइए, इनकी असलियत आपके होश उड़ा देगी। पुलिस के मुताबिक पर इनके 6 कोठे हैं जिनमें 40 कमरे हैं, जहां करीब 250 लड़कियां मौजूद थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अफाक की हर रोज की कमाई 10 लाख से ऊपर थी। इसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। दिल्ली के ओखला के शाहीन बाग में एक घर और जैतपुर में एक फार्म हाउस है। बेंगलोर में भी अफाक और सायरा बानो की करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। इन दोनों के कई बैंक अकाउंट हैं जिनमें 6 करोड़ से ज्यादा नकदी मिली है। साथ ही 6 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार अफाक और सायरा का ये फार्म हाउस है। जैतपुर इलाके में इन्होंने बाकायदा ये फार्म हाउस बना रखा था। हालांकि यहाँ पर रहते नहीं थे ये कभी कभी यहाँ पर आया करते थे और जो यहाँ पर कर्मचारी काम करता है उसका ये कहना है कि जब पार्टियाँ हुआ करती थी तभी अफाक जो है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आलीशान फार्म हाउस जो है वो अफाक ने बना रखा है। करीब 2 साल पहले इस फार्म हाउस को इन्होंने बनाया था। यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी रहता है जो कि यहाँ पर काम करता है। 6 लग्जरी कार्स अभी तक हमने इन पे आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर्स हैं, इनोवाज हैं, होंडाज हैं। 4 तो रिकवर हो चुकी हैं, 2 फॉर्च्यूनर शायद बेंगलोर में है, उसके लिए हमारी टीम जा रही है। सायरा बानो को दिल्ली की कोठा क्वीन कहा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोठों पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल और बिहार से लड़कियां खरीद कर लाई जा रही थी। कोठों में लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए सीनियर महिलाएं तैनात होती, जिन्हें नायिका कहा जाता है। पुलिस का कहना है कि 20 सालों में ये गैंग करीब 5000 लड़कियों को सेक्स के धंधे में धकेल चुका है। फिलहाल इनकी करोड़ों रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। एक डायरी भी मिली है जिसमें जो एंट्रीज, ये पर डे की जो इनकी कमाई है वो 10 लाख के आसपास पुलिस आकर, यानी करोड़ों रुपए की कमाई ये लोग कर चुके हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। हमने सोचा था उड़ीसा से आने वाली तस्वीर शायद सबसे शर्मनाक तस्वीर है, लेकिन जो तस्वीर कानपुर से आई है उसको देखिए, त्रासदी देखिए इस तस्वीर में। एक पिता के कंधे पर ही एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। हिंदुस्तान का सिर शर्म से नीचा करने वाली तस्वीर। पिता के कंधे पर ही निकल गया बेटे का दम। कंधे पर बच्चे को लेकर अस्पताल में दौड़ता रहा पिता। कंधे पर लटके लटके ही मासूम की हो गई मौत। किसी को कंधा मौत के बाद दिया जाता है, लेकिन जिंदगी के लिए कंधा देते देते इस पिता के कंधों पर कब मासूम की मौत हो गई पता ही नहीं चला। इस कहानी में बेइंतहा दर्द है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पिता इतना मजबूर हो गया
कि उसे अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर दौड़ना पड़ा और फिर बच्चे की जान नहीं बच सकी। क्या हुआ था इसको? बुखार आया था रात को। अच्छा, अचानक बुखार आया? हाँ, रात को अचानक बुखार आया था। हाँ। बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। क्या नाम है इसका? अंश। सनी, इसको घर का नाम सनी है। हाँ। और स्कूल का नाम अंश। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। हिंदुस्तान में इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। एक लाचार पिता अस्पताल में अपने मासूम बच्चे को कंधे पर उठाए भटकता रहता है, कभी इस वार्ड तो कभी उस वार्ड। अस्पताल लेंगे, वहाँ जवाब दिया था हाईलाइट लेंगे, हाईलाइट कोई नहीं सुनी। बस वहाँ से वो कोई बच्चा है नहीं, ले जाओ इसको घर। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पिता बदहवास चला जा रहा है। जब जब इसके कंधे पर पड़ा बच्चा कराहता है, इसकी चाल और तेज हो जाती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। रास्ते में इसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अब ये दो रिश्तेदार पिता के कंधे से बच्चे को उतारते हैं और दोनों लोग अपनी गोद में भर लेते हैं। अब पिता आगे आगे और साथ में बच्चे को उठाए रिश्तेदार पीछे पीछे। अब ये लोग अस्पताल के वार्ड में घुसते हैं, जहां डॉक्टरों के सामने इलाज के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब उनके बच्चे में कुछ नहीं बचा है। सुनील नाम का यह शख्स 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन करता है। वो कहता है कि उसके बच्चे को तेज बुखार है, वो 12 साल का है, उसका नाम अंश है। रात का वक्त हो रहा है और उसे एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे की तबीयत और बिगड़ने लगती है। अब वो टेम्पो से बच्चे को लेकर हैलट अस्पताल पहुंचता है, लेकिन यहां जो कुछ सुनील के साथ हुआ वो और भी शर्मनाक था। सुनील हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर उसे चाइल्ड वार्ड में जाने के लिए कहते हैं। अब सुनील स्ट्रेचर के लिए कहता है। यहाँ सुनील को स्ट्रेचर भी नहीं दी जाती, क्योंकि बच्चा पल पल तड़प रहा था। ऐसे में अपने कंधे पर ही बच्चे को उठाकर चाइल्ड वार्ड की तरफ लेकर निकल पड़ता है। इस बीच में बुखार से पीड़ित अंश की कब मौत हो जाती है, खुद सुनील को भी इसका पता नहीं चलता। चाइल्ड वार्ड में डॉक्टर बच्चे को मृत तो घोषित कर देते हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस भी उसे नहीं देते। जी, मेरे बच्चे की रात को तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था। मैं रात को दवा लेके आया उसको, सुबह इसको फिर दोबारा लेके गया तो ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ाते ही झाग आ गया। फिर इसके बाद उन्होंने हैलट के लिए रिफर किया। हैलट में जो है उनको इलाज कोई फ्री नहीं मिला, कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। हम पैदल लेके दौड़ते रहे इसको। फिर वहाँ से हमको जवाब दे दिया गया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। अब देखिए इन तस्वीरों को। जिस वक्त सुनील अपने अंश को कंधे पर उठाए बदहवास दौड़ा जा रहा था, एक एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी थी, लेकिन अस्पताल वालों ने बेशर्मी की हद पार कर दी। अस्पताल से भी सुनील अपने बच्चे को कंधे पर ढोता हुआ करीब 200 मीटर दूर हैलट चौराहे तक लेकर आया। फिर वहां से टेम्पो करके अपने बच्चे का शव घर लेकर गया। आज तक ने एक आम आदमी का दर्द समझते हुए ये खबर दिखाई और सिस्टम को झकझोरा, तो उसका असर ये हुआ कि कानपुर के डीएम ने 2 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया, जो इस बच्चे की मौत के कारण की जांच करेगी। ये कमेटी हैलट अस्पताल का दौरा भी करेगी और 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था धराशायी है तो सिर्फ ओडिशा में या कहीं पर उत्तर प्रदेश में। हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती रहती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखिए, बल्लियों पर एक बूढ़े बीमार की जिंदगी। यहाँ पर देखिए व्यवस्था किस तरह से चरमराती हुई दिख रही है। चार कंधों पर 60 साल का बीमार बुजुर्ग। घर से अस्पताल का दर्दनाक सफर। जबलपुर से आई हिंदुस्तान को हिला देने वाली तस्वीर। वो मरा नहीं,
जिंदा है, सांसें चल रही हैं। उसकी तबीयत नासाज है, उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। मगर वो शहर में नहीं रहता, गांव का रहने वाला है, गरीब है, लिहाजा उसकी तबीयत को भी इस तरह खराब होने का हक नहीं था। और अब अगर खराब हो गई तो क्या होगा? तो हश्र ये होगा, जिंदा आदमी 4 कंधों पर होगा। 60 साल के हल्के सयाम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना था, लेकिन गांव की कच्ची सड़क बारिश से कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। आसपास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी, जेब भी खाली था, तो किराए की गाड़ी भी नहीं ले सकते थे। और गांव से अस्पताल की दूरी भी मामूली नहीं थी। ऐसे में हल्के के रिश्तेदार करते क्या? बल्ली और रस्सी से कंधा गाड़ी बनाई और मजबूरी के इस कंधे गाड़ी पर हल्के सिंह को लादकर धोने लगे। बेहाल हल्के सयाम रस्सी को थामे रहे तो 2 लोगों ने उनका भार अपने कंधे पर उठाए रखा। एक शख्स उनका पैर पकड़े हुए था तो एक ने उन्हें पीछे से थाम रखा था कि कहीं वो गिर न जाए। यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। जान बल्ली पर लेकर हल्के सयाम के रिश्तेदारों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मेन रोड पर आने के बाद अस्पताल तक जाने के लिए गाड़ी मिली। अपने मरीज के टांग खिलाए रहे। हाँ, अब चिकल गली में काहे मिला। हाँ, अब 2-4-6 जने लाए उखे टांग के है नहीं। अब क्या करे? अब अपन तो फिर अब जाने ही नहीं है कि कहाँ से लाए, कहाँ से क्या करे। रास्ता ही नहीं है कि चले हमारे। हल्की सयाम का गांव बरगी जिला मुख्यालय जबलपुर से महज 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन बरगी को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क आज भी कच्ची है। बरसात के मौसम में इस पर चलना मुश्किल हो जाता है। हल्के सयाम जैसे तैसे अस्पताल तो पहुंच गया और तबीयत भी ठीक होने लगी है, लेकिन सिस्टम कहता है कि सड़क बन नहीं सकती क्योंकि इलाका वन विभाग के तहत आता है। तो आदिवासी बहुल इलाके बरगी के बाशिंदे बारिश और इमरजेंसी में इसी तरह अस्पताल तक का सफर तय करते हैं। उन्हें आज तक ना तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फायदा मिला है और ना ही शिवराज के राज में अस्पताल तक आसानी से पहुंचने के लिए एम्बुलेंस। वैसे कुछ रिपोर्ट ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 100% सड़कें बनाई हैं। 1000 से ज्यादा आबादी वाले सारे गांवों में सड़कों का निर्माण किया गया है। 2004 से 2016 तक गांवों में 63,548 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। वैसे आंकड़ों के आईने में नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को इन तस्वीरों में अपने दावों की हकीकत देखनी चाहिए। तलाशने चाहिए उन सवालों के जवाब जो हल्के सयाम जैसे गुर्बत के मारे लोगों की नाउम्मीद निगाहें पूछ रही हैं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ आज तक ब्यूरो। ये मध्य प्रदेश की खबर है। गर्भवती महिलाओं की क्या हालत यहां पर हो रही है, देखिए इस तस्वीर को। कैसे अस्पताल जाना उनके लिए जिंदगी की जंग बन रही है। स्पेशल रिपोर्ट। साइकिल को पैदल ही खींचता हुआ एक शख्स और साइकिल के कैरियर पर चादर ओढ़े बैठी एक महिला। यह तस्वीर भले ही देखने में साधारण सी लगे, लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो हकीकत छुपी है वो वाकई झकझोर देने वाली है। ये साइकिल के कैरियर पर बैठी महिला गर्भवती है। उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है और साइकिल खींच रहा ये शख्स इस महिला का पिता है जो उसे अस्पताल तक ले जाने की जल्दी में है। अस्पताल पूरे 6 किलोमीटर दूर है। पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ है। अस्पताल तक गर्भवती को ले जाने का कोई साधन नहीं है। मजबूरी सिर्फ इतनी ही नहीं, इस पिता को बेटी की डिलीवरी कराने के बाद साइकिल पर ही घर वापस लाना है।
यानी पूरे 12 किलोमीटर का सबसे दर्दनाक सफर। कहाँ से आए हैं? शेखपुरा से। साइकिल ही से आए आप? साइकिल ही से आए। साइकिल से आए हैं? हाँ। कौन है ये आपकी? मोड़ी है। इनकी डिलीवरी कराने आए थे? डिलीवरी कराने आए थे। तस्वीरें मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के शाहपुर गांव की हैं। इन तस्वीरों को देखते ही कपकपी छूटने लगती है, लेकिन देश का सिस्टम चौपट है और इंतजामों का सन्नाटा। फिर मजबूरी के मारे इस पिता और इस गर्भवती महिला का ये दर्द सिस्टम और सरकार दोनों पर तमाचा है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। रास्तों का नामो निशान नहीं है, लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है, ट्रैक्टर भी लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। और इसी रास्ते से एक गर्भवती महिला को जाना है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है और कितना खौफनाक भी। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब देखिए ना, इस गर्भवती महिला को ऐसे ही पानी भरे रास्ते से होकर 6 किलोमीटर दूर अस्पताल तक जाना पड़ा। दर्द से कराहती हुई संध्या किसी तरह से बरसात के पानी और कीचड़ को पार करते हुए अस्पताल पहुंची और एक लड़के को जन्म दिया। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश के एक ही जिले छतरपुर की हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में जननी एक्सप्रेस योजना चलाने का दावा करती है, लेकिन छतरपुर में ये सारे दावे ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। ना तो छतरपुर के गांवों में सड़कें हैं और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था। ये समझ लीजिए कि सब कुछ राम भरोसे है। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, आज तक। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।